अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन। और आपने अभी तक पिछले लेक्चर को क्लीनली देख भी लिया होगा, उसकी रीडिंग भी कर ली होगी एक्सपेक्ट ना। तो इस चैप्टर के आखिरी 2 टॉपिक्स रह गए हैं, सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल एंड अदर फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर इसके न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम्स होंगे जो कि मैं ट्यूटोरियल के अंदर आपसे शेयर कर लूँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड तक आपको असाइनमेंट भी आ जाएगी, बिकॉज चैप्टर नंबर 26 के भी आपको प्रॉब्लम पे मतलब मिल गए हैं। तो 25 और 26 पे तो आपको असाइनमेंट आ जाएगी इस वीकेंड तक। तो इसके प्रॉब्लम होंगे जो नेक्स्ट चैप्टर के होंगे, तो फिर हम नेक्स्ट असाइनमेंट जो लास्ट असाइनमेंट होगी उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक, तो ये स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो उस पर चलने से पहले अगर आप सिंपल अगर आपने मैकेनिक्स में अभी से बता जो वो वाली मैकेनिक्स नहीं जो हमने की है, बिकॉज हमने सिर्फ मजाक किया था उस मैकेनिक्स के साथ से वेक्टर्स पढ़े और एक चैप्टर वैसे पढ़ लिया था। अगर वो ना ही पढ़ते तो आई गेस कोई फ़र्क नहीं पड़ना था कोर्स पूरे कोर्स में। फिलहाल जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, जो उनका कोर्स आउटलाइन है, ठीक है, ये भी है या। तो उस पे जो मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो उसके अंदर होता है ये कि अगर आपने कोई चीज़ अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवानी हो, आपने जिस स्टोन को किसी मतलब स्ट्रिंग से अटैच किया, उसको घुमा रहे हैं और वो सर्कुलर मोशन से मूव कर रहा है, और अगर वो पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो जो उसके ऊपर नेट फोर्स होएगी वो भी कांस्टेंट होएगी थ्रू आउट इट्स मोशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ हर डायरेक्शन में। उसकी जो उसका वेक्टर की डायरेक्शन होएगी फोर्स की वो डिफरेंट होएगी, मगर जो भी होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड वो सेम रहेगी अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। फर्स्ट थिंग इज या, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी मगर हमेशा अपने सेंटर के टूवर्ड्स होएगी, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है अगर जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो हमेशा उस पॉइंट के टेंजेंट होएगी। ठीक, और वो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स का नॉलेज है। ठीक है, अब हम सेम थिंग हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर कि हम ऐसा कहते हैं कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन को फायर किया। अब हमें क्रॉस फील्ड से ये रिजल्ट पता चल गया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट। ओके, तो नाउ इट्स ऑन टू अस कि हम वो कितना डिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर मैंने मैं चाह रहा हूँ कि मैंने उनको डिफ्लेक्ट करवाया और ठीक है, और मैंने उनको अब वो पार्टिकल्स हैं वो तभी डिफ्लेक्ट करेंगे जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होंगे। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, शायद मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर की कि नहीं की थी, आई डोंट रिमेंबर। देखिए मैंने कहा था कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ओके, तो अब आप लोगे ठीक है, यहाँ से सर ने इलेक्ट्रॉन को फायर किया, अब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो शायद ये जो मैंने बी लिखा हुआ है ये वही वाली बी नहीं, ये वो वाली बी नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कोई एक चार्ज जिसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपने ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। वो तभी करता है जब वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में की मतलब प्रेजेंस में जाता है, जिस तरह हमने एफ इक्वल टू क्यू ई कहा था। अब उसमें जो ई था वो उस चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, वो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका सोर्स कोई और था। तो द सेम थिंग अप्लाइज हियर कि यहाँ पर जो मैं बात करूँ दिस थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इस केस में अब इसमें ये मैंने डॉट लगाए हुए हैं, ये डॉट्स का मतलब है कि वो टूवर्ड्स योर सेल्फ, अब आप किधर पा रहे हैं, मतलब आपको इस तरह नजर आएंगे टूवर्ड्स योर सेल्फ। ठीक है, आउट ऑफ द पेज आ रहे हैं। आपने इलेक्ट्रॉन फायर किया, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब कितना डिफ्लेक्ट करें, हमने उसको अब मैग्नेटिक को इस तरह सेट करना है कि वो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू करना है। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं इजीली। हम अपना कंट्रोलर लगा होगा, हम जब देखेंगे इलेक्ट्रॉन फायर किया है, पहले वो कहीं और निकल गया, हम मैग्नेटिक और बढ़ा दिए, तो वो हम सेट कर लिया। ठीक है, जब हम सेट कर लेंगे हमें पता है और दूसरी चीज़ ये हम एक असम्पशन लगा लेते हैं, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है
उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर ले लेते हैं। वो परपेंडिकुलर लेंगे तभी ठीक है, उसके बात करें अभी आगे जाके हमें पता है कि जो मतलब मैग्नेटिक फोर्स होती है वो आती है क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे हमारे पास पता है कि ये वी बी साइन ऑफ फाई होता है। अब देखें, अब अगर मैंने मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कंप्यूट करनी है तो उसके लिए मेरा थीटा क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मैं अचीव कर पाऊंगा। और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होएगी, which constitutes the particle to force into move in a circular direction. ओके, तो इस वजह से मैंने ये assume कर लिया कि मतलब ठीक है, मैं अभी अभी के लिए मैं assume कर रहा हूँ at the end of this topic I will generalize it, ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो जब मैं करूँगा तो ये चीज़ अगेन वन हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा क्यू वी बी, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स रहेगी। ठीक है, अब जब पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, ऑब्वियस बात हमने कहा था जो कि फोर्स फोर्स होगी वो तो हमेशा उसकी डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर होएगी। ठीक, और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो जो मैग्नेटिक फोर्स होएगी वो बराबर हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होते हैं मैग्नीट्यूड वो होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पे वी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पैटर्न, जो कि इस केस में ये मेरे पास आर होगा। ठीक, let me change my pen here for discrimination। ये हो गया। अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई हैं, ठीक है, तभी पार्टिकल मूव कर रहे सर्कुलर मोशन में। तो हमें पता है कि जो फोर्स है हमारे पास जो हमने कंप्यूट की है क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ से मैंने रेडियस निकाल लिया जो कि एम वी ओवर क्यू बी आ गया। ठीक, अब अगर उसने एक कंप्लीट साइकिल करना है, मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन करनी है, तो वो क्या होगा, एस इज इक्वल टू वी टी। वो मैंने टाइम पीरियड निकालना हो तो वो आएगा टी इज इक्वल टू एस ओवर वी, और एस क्या होएगा, द डिस्टेंस, और वो पूरा रेवोल्यूशन कितना कवर किया, टू पाई आर। तो टू पाई आर ओवर वी, और यहाँ पे अगर मैं टू पाई अलग कर दूँ, आर अलग कर लूँ, आर की वैल्यू यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूँ, तो ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। और अगर टाइम पीरियड आ गया मैं उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी निकलेगी तो एम की फ्रीक्वेंसी भी निकाल लूँगा। तो द थिंग इज जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, these are independent of the velocity of the object जिससे वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। हाँ ठीक है, अन्य एक कंडीशन है कि आपके पास जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, बिकॉज जब स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायरेक्शन और सारी वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और जो कि हमारे इस अब एक्सप्रेशन में हमने भी कोई इंकॉर्पोरेट वगैरह नहीं की, बिकॉज फोर्स के हिसाब से कम में ज़्यादा होगी तो उस पर हम लिमिट लगा रहे हैं। बाकी अगर स्पीड ऑफ लाइट से कम है तो आपको जो है, आप मतलब अगर देखें तो आपने कोई ऐसा पार्टिकल फायर किया जिसकी वेलोसिटी बहुत थोड़ी है, तो उसके भी अगेन सेम यही वाले आएंगे, फ्रिक्वेंसी सारी टाइम पीरियड सेम आएंगे। ठीक है, तो लेकिन लेकिन एक चीज़ है, जो आपने आर कंप्यूट किया था उस पर आप देख सकते हैं जो फास्ट पार्टिकल है अगर उनकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो उनके रेडियस भी ज़्यादा आएंगे। ठीक, और जो स्लो मतलब पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी कम होंगी, उनके रेडियस भी कम होंगे हमारे पास। मगर जो एक चीज़ है, जो चार्ज टू मास रेशो वो हमेशा हमेशा सेम रहेगी, और वो उसके जो टाइम पीरियड रेवोल्यूशन वगैरह आएगी सारी चीज़ें सेम रहेंगी हमारे पास, बिकॉज क्यू ओवर एम थिंग ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। या जो हम बात करते हैं कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होएगी, उसकी वजह ये भी है बिकॉज जब आपके पास वेलोसिटी सी से अबव मूव करना शुरू कर देती है ना, तो फिर जो है ना आपका जो मास होता है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम वो चीज़ें मतलब incorporate नहीं कर, वैसे ठीक है डिस्कशन है आगे इसमें हम बात नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास सीन है। मैं दोबारा बता दूं कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है। ठीक है, अगर इसको आप इसको नहीं अस्यूम करते कि ये मैक्सिमम हो तो फिर आप साइन थीटा लगा लो, इसे साइन थीटा आता चला जाएगा। आप फिर बात कर दो, फिर ये आर आ गई, ये वो रेडियस है जिससे वो पार्टिकल उस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। आप टाइम पीरियड भी निकाल लिया उसका फ्रिक्वेंसी निकाली, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकाली, तो ये पार्टिकल है जो कि जो उसकी उसकी डायनामिक्स है जब वो किसी इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा। द लास्ट थिंग इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, कि तो कोई वायर है
इसमें करंट पास कर रहा है और आपने उस वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड, अगेन ये सारी बातें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स की हो रही हैं, उनमें प्लेस करूंगा तो वो क्या बिहेवियर शो करेंगी। अगेन ये आपको नजर आ रहा है कि अगर कोई वायर है उसमें से करंट, कोई जीरो करंट पास कर रहा है और उसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो कोई बिहेवियर शो नहीं करेगा। जबकि अगर उसमें से ये करंट बॉटम से टॉप मूव कर रहा है, अब अगेन हम जितनी बातें करेंगे वो सारी कन्वेंशनल करंट की बातें करेंगे, ठीक है, वो हमारी सारी थ्योरी उसी पर डेवलप हुई हुई है। तो अगेन ये कन्वेंशनल करंट टॉप बॉटम से टॉप मूव करेगा तो आपकी जो वायर है जो कि जहाँ पे जिस सेगमेंट को आपने सिनेमैटिक में रखा होगा वो वहाँ से टूवर्ड्स राइट तरफ बेंड कर जाएगी। और अगर आपसे टॉप से बॉटम करंट फ्लो कर रहा होगा कन्वेंशनल करंट, और वहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स योर सेल्फ है, ठीक है, मतलब आउट ऑफ द पेज है, तो जो आपकी जो वायर है वो टूवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये क्यों करेगी ये भी हम बात कर लेते हैं। जो लेंथ तो वायर है उसको हमने कहा हुआ कि वो एल है, ठीक। अब हम इसे क्लोजअप व्यू देखते हैं इस वायर का। तो ये हो क्या रहा है, ये आपके पास स्ट्रिप है, मतलब वायर है, ये काफ़ी वायर को मैंने जूम इन कर दी है और ये आपने प्लेस किए हुए है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो डॉटेड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक हो गया। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, बॉटम से टॉप। ओके, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि मैंने एक प्लेन लिया और उसको, मतलब अगर मेरे पास कोई ये स्ट्रिप थी, ये स्ट्रिप थी मेरे पास, ये पूरी वायर थी, ये वायर कहना चाहिए, और मैंने यहाँ पे ये वायर थी और मैंने ऐसे प्लेन रख दिया यहाँ पे, ये मैंने प्लेन रख दिया और मैं देखूँ कि इसमें से कितना करंट फ्लो यहाँ से कर रहा है, ठीक है। तो वो कंप्यूट करते हैं। अगेन ये कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है, ठीक है, और लेकिन एक्चुअली में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या जो भी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके हमसे ऑपोजिट होगी। तो अगर आपके पास जो कन्वेंशनल करंट बॉटम से टॉप है, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उनका क्या है, टॉप टू बॉटम, तो ये आपके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आ गए। अब वो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होगी, उसके अवे होगी, आप देख भी सकते हैं उसकी अवे है उससे, कन्वेंशनल करंट से। तो अब इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, तो वी हैव टू यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब अच्छा, अब आपने इसको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउट ऑफ द पेज आ रही है, इसको मैं हिस्सा देखता हूँ, आउट ऑफ द पेज आ रही है मेरी तरफ, ठीक, ये मेरी तरफ आ रही है, और साथ में हाँ, और जो आपकी वो है इंडेक्स फिंगर, आपको जो चार्ज कैरियर है वो राइट टू मूव नहीं कर रहा, वो बॉटम को मूव कर रहा है, आपने बॉटम की तरफ मूव कर दिया। अब देखो जो डायरेक्शन ऑफ थंब है वो कहाँ पे जा रही है, टूवर्ड्स राइट जा रही है। जो जितने भी चार्ज कैरियर्स होंगे, जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे, वो कहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे, टूवर्ड्स राइट। तो राइट की तरफ आपको मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी, तो वो जो उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, तो अब जो वायर होगी ना वो टूवर्ड्स राइट को डिफ्लेक्ट कर जाएगी, जो कि आपको नजर भी आ रहा है कि करती भी है। तो ठीक है, और यहाँ से हम अगेन असम्पशन लगा ली कि दोनों सेम है। अगर वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पे होंगे तो हमारे पास ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होएगी, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करेगी वायर को, उसके बराबर आएगी, ठीक। और कितना टाइम लगेगा उन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को उसमें पास करने के लिए उस सेगमेंट में से, वो हमने निकाल लिया, एस इज इक्वल टू वी टी से हमने निकाल लिया कि टाइम होगा एस ओवर वी, और मतलब या, और वो उसकी जो पूरा सेगमेंट है उसकी जो लेंथ है वो एल है, और वी जो उसकी वेलोसिटी है, तो जो चार्ज होगा वो क्यू इक्वल टू आई टी होगा, सिंपल। और टी जब मैंने उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो हमें हमने वो फोर्स कंप्यूट है ना, हमें उसमें चार्ज पहले निकालना होगा, तो चार्ज के लिए हमने इस तरीके से निकाली, ये चार्ज आ गया, इसको जो इंसर्ट कर दिया, इसको यहाँ पे दोबारा कॉल कर लिया, तो आई एल इज इक्वल टू वी डी बी, तो ये वी डी गेट कैंसिल आउट, तो आई एल बी। तो अगर मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ लिखना हो, या दिस इज मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट ऑन अ लेंथ एल of straight wire carrying current I immersed in an external magnetic field B, which is perpendicular to the wire। तो हम मैसेज करने गए, तो अब अगेन जैसा मैंने यहाँ पे कहा, ये मैंने असम्पशन लगाई है दिस थिंग। अगर मैं असम्पशन ना लगाऊं तो मेरा जेनेरिक क्या होएगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब वेलोसिटी और बी की डायरेक्शन
मैं कुछ भी कर देता हूँ। तो जब मैं कुछ भी करूँगा तो मतलब जो जेनेरिक केस में क्या आएगा फिर, जेनेरिक केस में आएगा आई एल बी, इधर साइन थीटा आ जाएगा, या तो साइन थीटा से आप फेमिलियर नहीं हो तो साइन फाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको लिखना हो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी तो मैं एल क्रॉस बी करूँगा। अगेन करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी हम बात कर चुके हैं। अब बी को क्या होना चाहिए, बी को होना चाहिए हमारे पास वेक्टर, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स को एफ को वेक्टर होना चाहिए। बी अगेन वेक्टर है तो लेंथ को भी वेक्टर होना चाहिए। अब ये लेंथ कौन से है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, वेक्टर सेगमेंट के जो मतलब आपके वायर है उसकी लेंथ सेगमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो आपने जो अपनी लेंथ सेगमेंट होगी वो उसी डायरेक्शन में लेनी है जिस डायरेक्शन में आपका कन्वेंशनल करंट है, ठीक। मतलब क्या कि ठीक है, अगर और इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ लिखना हो वो जनरल एंगल में वो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। तो ये बताती है जो क्वेश्चन नंबर जे है ये बता रही है जो फोर्स है वो लेंथ सेगमेंट के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। और आप देखिए आपने मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ये ड्राइव किया है, ये इस तरह के आपने शुरू में डिफाइन की थी मैग्नेटिक फोर्स जो कि थी क्यू टाइम वी क्रॉस बी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो पहले लेक्चर के शुरू पिछले लेक्चर शुरू में डिफाइन की थी जो क्वेश्चन नंबर जे है, दे आर क्वाइट आइडेंटिकल, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम हम इसको यूज़ करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हम उसको यूज़ करेंगे, वो दोनों आपको मैग्नेटिक फोर्स दे रही हैं, ठीक है। और अगर तो कोई मतलब स्ट्रेट वायर नहीं होगी हमारे पास, तो भी रैंडम वायर होगी कोई कर्ल शेप में, तो फिर हम उनके डिफरेंशियल यूज़ करेंगे, फिर उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे, सारी वो कहानियाँ अलग से होंगी। लेकिन इस कोर्स में हम इस चीज़ को स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्ट्रेट वायर को स्टडी करेंगे। ओके, मैंने वैसे सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने स्टेट कर दिया उसको। हाँ, मैं इसकी बात करूँ, अक्सर बच्चों को होता है कि कैपिटल एल क्या चीज़ है। कैपिटल इज अ लाइन, वो जो है ना वायर का लेंथ सेगमेंट है। अच्छा, अब मैंने कहा कि उसकी हमें अब वो वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन वही होगी जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। अच्छा, अब उसको कंप्यूट कर लेते हैं हम। तो अब आपको पता है कि लेंथ क्या है कन्वेंशनल, अब मैं कन्वेंशनल करंट की बात करूँ पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, अब हम राइट हैंड यूज करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, तो एल की डायरेक्शन भी कहाँ पे होगी, करंट की डायरेक्शन की तरफ ही होगी। तो मैं ऊपर की तरफ होगी, ये एल की डायरेक्शन होगी। बी की डायरेक्शन कहाँ पे है, बी की डायरेक्शन है हमारे आउट ऑफ द प्लेन, ठीक। तो बी की डायरेक्शन आ गई, ये एल की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर आ गई, बी की डायरेक्शन जो कि आउटवर्ड है। अब देखो कि फोर्स कहाँ पे लग रही है, राइट हैंड साइड पे लग रही है। तो अगेन ये आपको सेम रिजल्ट दे रही है। तो ये हमारे पास लेंथ सेगमेंट है वायर का जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और उसकी डायरेक्शन हम आपके बराबर होगी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्योंकि फ्लो के बराबर करंट की डायरेक्शन नहीं होती। So the force acting on a current carrying wire is equal to the this expression. Okay, I L cross B, and the magnetic force on a moving charge, which is this Q into V cross B. तो दिस इज द थिंग, इस लेक्चर में हमने बस पढ़ा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मतलब सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा हो तो उसकी मतलब उसकी टाइम पीरियड किनेमैटिक्स वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। और अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो और उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दे तो उसको कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी, हमने वो भी कंप्यूट कर लिया, ठीक है। ये इसके सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं और इसके प्रॉब्लम जो कि हम करेंगे अगेन इसका एक ट्यूटोरियल होगा वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। तो इस वीक के लिए इतना ही, तो आपसे क्लासेस में मिलते हैं। तो टिल देन, stay home and stay safe. Goodbye.